वेलकम वेलकम वेलकम। मैं नरेश भारद्वाज स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्णमाला के ये भाग शुरू किए थे और उसके अंदर हमने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ भाग कर चुके हैं हम। स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, प्रकंपित वर्ण, पार्श्विक वर्ण तक हम कर चुके थे। अंग और ए ये दो ध्वनियाँ अयोगवा बताई थी आपको, अंग ए, अक्षय त्रय ज्ञश्रय ये चार ध्वनियाँ क्या थी, संयुक्त व्यंजन। आगत वर्ण के अंदर जो विदेशी भाषाओं से आई हैं, स्वर में आ और व्यंजन के अंदर जय और फे ये ध्वनियाँ हैं। उत्क्षिप्त अड़य और ढय ये दो ध्वनियाँ क्या मानी जाती हैं, उत्क्षिप्त मानी जाती हैं, उत्क्षिप्त ध्वनियाँ मानी जाती हैं। इसी प्रकार प्रकंपित ध्वनि बताई थी रै, जिसके उच्चारण में जीभ के अगले भाग में कंपन होता है। य और व ये दो ध्वनियाँ क्या हैं, अर्धस्वर मानी जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अनुस्वार। इसके आगे देखिए कंगन और खंबा, आप उदाहरण देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है, पहले परिभाषा देखिए, जिस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण क्या होता है, नाक से होता है। जैसे नाक से होने वाले नासिक के वर्ण हैं, इन सब का उच्चारण क्या होता है, नाक से होता है। अंग ये ध्वनियाँ क्या है, अनुस्वार ध्वनि है। और जो ये पंचम वर्ण है ना, इनका स्थान भी क्या होता है, अब तद्भव शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी के अनुसार वो पंचम वर्ण के अंदर ही क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो परिभाषा क्या थी, जिस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार ध्वनि किसी भी वर्ण के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं कंगन, कंगन, मुख, अंग, अभी बता था ना, अंग, कै के कंगन, ए के साथ क्या है, नाक पर भी वायु का दबाव आता है। कंगन, खंबा, अंग, तो ये ध्वनियाँ नाक से वायु भी साथ में आती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। जो ये एक बिंदु वर्ण के ऊपर एक ये क्या होते हैं, एक चिन्ह होता है हिंदी का, तो इसको भाषा में क्या नाम दिया गया है, अनुस्वार। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक। इसमें क्या है, जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अनुस्वार में केवल उच्चारण नाक से हो रहा था, मुख कम खोल रहे थे हम, ध्वनियाँ कहाँ से आ रही थी, नाक से वायु निकल रही थी। इसके अंदर मुख भी खुलेगा और नाक पर भी वायु का दबाव, नाक से भी वायु आओगी। इसलिए क्या है, जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसके अंदर क्या था, शिरोरेखा के ऊपर केवल एक चिन्ह का प्रयोग, इसमें क्या है, चंद्र का और बिंदु का, इसमें केवल बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें ये चांद की आकृति के ऊपर बिंदु होता है, इसको ये चिन्ह होता है जो इसको क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। उदाहरण देख रहे हैं, चांद, आंख, ये देखिए इसके ऊपर चांद का जब उच्चारण चांद, यानी कि मुख भी खुलता है, नाक से भी वायु आती है, तो इसलिए कहा है जिसका उच्चारण मुख नाक दोनों से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो ये दोनों ध्वनियाँ अनुनासिक है, चांद और आंख। कंगन और खंबा जो आपके सामने लिखे हैं ये ध्वनियाँ क्या हैं, अनुस्वार है। इसका अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अब देखिए सामान्य सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, इसके अंदर जिसका उच्चारण नाक से होता है तो इसका मतलब क्या है, मुख से वायु क्या निकलती है, कम निकलती है ध्वनियाँ, और नाक से ज़्यादा निकलती है। अब हम एक ये कहते हैं कि कुछ आदमी नाक में बोलते हैं। नाक में बोलने का मतलब क्या होता है, वो आदमी ऐसा ही करते हैं, वो अपेक्षाकृत मुख कम खोलते हैं। जब वायु चलती है, ध्वनियाँ बनती हैं, ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, तो उनको बाहर निकलने के लिए स्पेस चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, यदि हम मुख बंद कर लेते हैं, मुख बंद करने से क्या है कि वायु कहाँ से निकलेगी, नाक से निकलेगी, फिर उसको प्राथमिक, मुख नाक दोनों बंद कर लेंगे तो हमारी आंखें कान फटने को हो जाएंगे, उनके ऊपर क्या आएगा, वायु का दबाव वहाँ बन जाएगा। जब तक मुख खुला है तो पहले वायु मुख से आएगी, मुख बंद करने पर नाक से आएगी, नाक भी बंद हम कर लेंगे तो कानों से या आंखों के ऊपर क्या आ जाता है, वायु का तनाव दबाव आ जाता है, मानो वहाँ से निकलना चाहती हो। तो इसलिए जो आदमी, देखिए एक सामान्य वार के अंदर आप देख रहे हैं समाज के अंदर, ये कहते हैं भी नाक में बोलता। नाक में बोलने का मतलब क्या है, वो बोलते हुए मुख को क्या करता है, बंद रखता है, यानी कि कम प्रयोग करता है उसकी वायु, इसलिए वायु तो निकलेगी, मुख बंद रखोगे तो नाक से आएगी। जिस प्रकार कुछ आदमियों की आदत हो जाती है हाँ भाई ये काम कर लिया और क्या कहता तो उसका मतलब मुख तो बंद है
और जो हूँ की ध्वनि निकली वो कहाँ से आई, उसकी वायु नाक से आई, तो इसलिए वो नाक में बोलते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं उनको, ऐसे आदमियों को भी नाक में बोलता है, गुनगुना बोलता है। वो अक्सर क्या करते हैं, पीछे वाले वर्णों को क्या करते हैं, उनका उच्चारण नहीं करते पूरा, जैसे कुंग गुन नय का तो उच्चारण वो करते ही नहीं, इस तरीके से वर्णों का क्या करते हैं वो प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक ये हमारी भाषा में अक्सर इनका प्रयोग होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन आप यहां देख नहीं रहे, इसको क्या है, लुंठित वर्ण, वर्णमाला का ये लास्ट भाग है लुंठित वर्ण। लुंठित का मतलब क्या होता है, लुढ़कता हुआ। आप देख रहे हैं लुंठित मीनिंग लुढ़कता हुआ। क्या परिभाषा देंगे, जिस ध्वनि के उच्चारण में खड़ी रेखा या पाई का, जिस ध्वनि की बनावट में या जिसके लेखन में खड़ी रेखा या पाई का प्रयोग नहीं होता उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और लुंठित जो ध्वनि है वो कौन सी मानी जाती है, रै। रै ध्वनि लुढ़कती हुई प्रयोग हो रही दिख रही है आपको, इसलिए इसका नाम क्या है, लुंठित। अब पेपर में आपसे कैसे पूछेगा, देखिए किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। लुंठित ध्वनि कौन सी है, रै ध्वनि, परकंपित ध्वनि कौन सी है, रै। उत्तक्षिप्त ध्वनि कौन सी है, संयुक्त व्यंजन कौन सा, आगत ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, अर्धस्वर ध्वनि कौन सी है। तो ये जितना हमने भाग किया, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, उत्तक्षिप्त वर्ण, परकंपित वर्ण, पार्श्विक वर्ण, अर्धस्वर, अनुस्वार, अनुनासिक और लुंठित वर्ण। लुंठित फिर से देखिए, जिस ध्वनि की बनावट में खड़ी रेखा या खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। और लुंठित ध्वनि कौन सी मानी जाती है, रै ध्वनि को लुंठित कहते हैं। रै ध्वनि परकंपित भी थी, परकंपित इसलिए थी कि इसके उच्चारण में जीभ के अगले भाग में कंपन होता है, लुंठित इसलिए है ये लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमारी वर्णमाला के कंप्लीट जो वर्णमाला थी ये भाग हमने किए। वर्णमाला जैसे आप देख रहे हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब लुंठित कैसे, आगे देखिए, इसको लुंठित क्यों कहते हैं, लुंठित का मतलब क्या है, इसको इस वर्गीकरण को करके आपको समझ में आ जाएगा। इस वर्गीकरण पे ऊपर देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पाई या खड़ी रेखा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पाई के आधार पर या खड़ी रेखा के आधार पर परिभाषा लुंठित की क्या दी थी, जिसमें खड़ी रेखा या पाई का प्रयोग नहीं होता उसे लुंठित कहते हैं। इस आधार पर ये व्यंजन वर्णमाला हमारी, इसको 4 भागों में बांट दिया। खड़ी रेखा या पाई वाले व्यंजन, खड़ी रेखा का नाम क्या है, पाई, खड़ी रेखा या पाई वाले व्यंजन, अर्ध पाई वाले व्यंजन, मध्य पाई वाले व्यंजन और लुंठित वर्ण या लुंठित व्यंजन। इसको 4 भागों में बांट दिया। लुंठित को समझने के लिए हम इस तालिका पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए खड़ी रेखा, पाई, 2 प्रकार की पाई या 2 प्रकार की रेखाएं हमारी वर्णमाला में प्रयोग होती हैं। एक हम किसी वर्ण के ऊपर लिखते हैं, ये ऊपर वाली, यानी कि एक ऐसे और ऐसे 2 का, जो ये ऊपर वाली रेखा है इसका नाम क्या है, शिरोरेखा। देखिए शिरोरेखा, बहुत सारे इनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं लेकिन नाम का पता नहीं है। इसका नाम है शिरोरेखा और इसका नाम क्या है, खड़ी रेखा या खड़ी पाई। जो ये नीचे लगी है जो रेखा दिख रही है इसका नाम है खड़ी रेखा। जो वर्ण के ऊपर लगाते हैं हम किसी भी वर्ण का प्रयोग करते हुए, उसको नाम क्या देते हैं, शिरोरेखा। सिर के कि वर्ण के सिर के ऊपर लगने वाली रेखा। तो पहला देखिए वर्गीकरण, पहला है हमारा खड़ी रेखा या पाई वाले व्यंजन। खड़ी रेखा या खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों की बनावट में पीछे खड़ी रेखा का प्रयोग नहीं होता उन्हें खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। कौन से हैं, जिन व्यंजनों की बनावट में पीछे खड़ी रेखा का या पाई का प्रयोग नहीं होता उन्हें खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है, इसको देखिए। पीछे ये बताया था ना आपको, पीछे खड़ी रेखा, जैसे क्या लिख दिया, ख, इसके पीछे क्या है, खड़ी रेखा है, तो ये खड़ी पाई वाला व्यंजन। अब खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, अंडरलाइन, जिसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, खड़ी पाई वाले, जिसके पीछे कै के तो मध्य में है लेकिन ख, ग, ये ध्वनियां कौन सी हैं, खड़ी रेखा वाले हैं। च, ज, झ, य, अण, इस वर्ग में से अण है। त, थ, ध, न, प, ब,
बह में, य ल और व तीनों हमारे से जो अंडरलाइन किए गए हैं ये ध्वनियां हमारी कौन सी हैं? खड़ी रेखा वाले, इनको क्या बोलेंगे हम? खड़ी रेखा या पाई वाले व्यंजन, जिसके पीछे खड़ी रेखा है जिसकी बनावट में लिखते हुए। दूसरा है अर्ध पाई वाले। अर्ध का मतलब क्या था? आधी पाई वाले। क्या कहेंगे? जिन व्यंजनों की बनावट में आधी पाई का प्रयोग होता है। आधी पाई कैसे है? जैसे ये बताया था, ये तो खड़ी पाई है पूरी, लेकिन आधी पाई ये है, इसके नीचे कोई वर्ण बन गया। आधी पाई ये है, इसके नीचे ठ। आधी पाई ये है, ये जो ऊपर है ये इतना ही, ये क्या है? आधी पाई वाले। ऐसे वर्णों को जिनकी बनावट में इस आधी पाई का प्रयोग है उनको क्या बोलते हैं हम? अर्ध पाई वाले वर्ण। आधी जो पाई है उसको हम किस में चिन्हित कर लेते हैं? वर्ग के अंदर। देखिए आधी पाई किस किस के? अंग है। ध्वनि क्या है? अर्ध पाई वाली है। ट, ठ, छ के ऊपर भी आधी पाई है। ड, ढ, द और है। जो ये वर्ग के अंदर लिखे हैं इनके सब के अंदर क्या है? आधी पाई का प्रयोग है। इनको बोलते हैं अर्ध पाई वाले व्यंजन। आगे है मध्य पाई वाले व्यंजन, यानी कि जिन ध्वनियों की बनावट में वर्ण के मध्य में पाई का प्रयोग होता है, जिसके मध्य में पाई का प्रयोग है उनको क्या बोलेंगे हम? मध्य पाई वाले व्यंजन। अब मध्य पाई वाले व्यंजन क्या हैं? इनको किस त्रिभुज में बना लेते हैं। केवल दो ध्वनियां हैं। कै के मध्य में क्या है? और एक फै। इन दोनों के मध्य में क्या है? पाई का प्रयोग है, इसलिए इन दो को मध्य पाई वाला व्यंजन कहते हैं। नंबर 4 है लुंठित। लुंठित ध्वनि भी परिभाषा देके बताई थी, जिस ध्वनि की बनावट में खड़ी रेखा या पाई का प्रयोग नहीं होता, इसमें कोई भी, और वो ध्वनि क्या थी? रै। आप देख रहे हैं जो रै ध्वनि है इसके अंदर सभी वर्णों के अंदर, चाहे मध्य में, पीछे या आधी पाई का प्रयोग है रै को छोड़कर। ये पाई के कारण बनावट में खड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन रै ध्वनि क्या है? पाई ना होने के कारण लुंठित, लुढ़कती हुई प्रतीत होती है, इसलिए रै ध्वनि को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। तो ये था हमारा पाई या खड़ी रेखा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को 4 भागों में बांटा था: खड़ी पाई वाले, अर्ध पाई वाले, मध्य पाई वाले और लुंठित पाई वाले। तालिका के अंदर सबको हम चिन्हित कर दिया है, अंडरलाइन किया गया है गोले में, या जो वो कौन सी थी? खड़ी पाई वाले। जो वर्ग के अंदर हैं वो क्या है? अर्ध पाई वाले जो त्रिभुज में है, मध्य पाई वाले, और रै ध्वनि क्या है? लुंठित वर्ण है। क्लियर? तो इसलिए रै को लुंठित क्यों कहा गया है, समझ गए होंगे ये सभी बात। आगे चलते हैं। अगला है मानक भाषा। स्क्रीन पे देखिए, भाषा के व्याकरण सम्मत रूप को मानक भाषा कहते हैं। यही भाषा का स्वरूप शुद्ध रूप होता है। मानक भाषा होती है जो व्याकरण सम्मत का मतलब जिसने व्याकरण ने, जिस भाषा पर को व्याकरण ने शोध दिया है, जिसको सहमति दे दी है, वो भाषा का शुद्ध रूप होता है, यानी कि व्याकरण के द्वारा जांची परखी गई है, इसके ऊपर प्रयोग किए गए हैं, तो वो होता है हमारा मानक रूप। तो जो मानक भाषा है, जब हम किसी चीज़ का देखिए प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग के बाद ही ये पता चलता है। कोई भी कंपनी की चीज़ लेते हैं, ये अच्छाई इसमें, ये कमी है, ये इसके अंदर अच्छाई है। तो जब भाषा का भी हमने जो लिपि इसकी तैयार की गई उसके अंदर उसका प्रयोग किया गया तो कुछ कमियां पाएगी उसके अंदर, हमें लगा कि ये क्या होना चाहिए, इनके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, इसके अंदर ये दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को दूर किया गया। और जो दिक्कत को दूर करने के बाद जो शुद्ध रूप निकला व्याकरण का, उसका नाम क्या पड़ा? मानक रूप। आप देख रहे हैं ए मानक रूप लिखा है, एक तरफ क्या है? मानक रूप। एक तरफ देवनागरी के अंक हैं, एक तरफ क्या है? मानक अंक हैं। आगे देखिए, ए मानक रूप कौन से होते हैं? मानक, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है। जिन जो वर्ण थे ये मानक रूप हैं। अब मानक यानी कि जिसकी मान्यता है, अब वर्तमान में इनकी मान्यता है। लेकिन इससे पहले जब हमने ए का रूप क्या था, जब लिपि तैयार की गई, ए का रूप क्या था, उस तरीके से इसका प्रयोग देखिए पेपर में किस तरीके से आपसे पूछता है। ए को जब लिपि तैयार की गई इस तरीके से लिखा गया था ये, लेकिन बाद में इसको क्या रूप दिया गया? ये दिया गया। ये इसके साथ ही लिख देता हूं मैं, ये क्या है?
ए, बाद में इसको ये रूप दिया गया। तो ये रूप क्या होगा, कहने का मतलब अमानक होगा, ये रूप क्या होगा, मानक, मान्यता प्राप्त। अमानक मतलब जिसकी मान्यता समाप्त हो गई है। आगे देखें ना, री को भी मैंने आपको वर्णमाला में करवा था, री के नीचे दो मात्रा, एक मात्रा लगने पर हर्षौरी और दो मात्रा लगने पर दीर्घ। लेकिन संस्कृत में दीर्घ का प्रयोग होता था, हिंदी में इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। ये रूप भी क्या हो गया, अब अमानक हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अमानक रूप। ख को जैसे, वैसे तो ये लिखा है, ये शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन ख को हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते हैं ख। लेकिन कई बार इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे आप देखिए, ये होगा नीरव और ये होगा लिखने में, इसको बोलेंगे नख। लेकिन दोनों के लिखने का अंतर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कहाँ, ये तो हमारा ज्ञान के ऊपर निर्भर होगा भी, कहाँ पर हम इसको नीरव पढ़ें और कहाँ पर इसको नख पढ़ें। तो इसलिए इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग शुद्ध क्या कर दिया, ये नीचे से इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ये मानक रूप है। ये जब मानक अमानक पूछेगा तो ये जो रूप हैं ये सारे अशुद्ध हैं, अब इनको मान्यता नहीं है, ये मानक रूप। ख नीचे से मिला दिया गया है इसको, अब इसको क्या कहेंगे, मानक रूप। छह है, जैसे छह को भी हम पहले ऐसे लिखते थे ऊपर से, इस तरीके से, ये रूप भी समाप्त हो गया। अब इसका रूप भी क्या होगा, छह, ये रूप दे दे। वो रूप क्या है, ये रूप क्या है, अमानक है। झ झंडे वाला, इसको भी हम क्या लिखते थे, इस तरीके से लेटा हुआ था झ, पहले ऐसे लेटा हुआ झ था, ऐसे बनाते थे। आपने देख, जो पिछली बुकों में या प्राचीन बुकों में पढ़ोगे तो इस तरीके से, इसके रूप में भी परिवर्तन करके इसको खड़ा रूप दिया गया, ऐसे झ। ये रूप क्या होगा, समाप्त हो गया, ये अमानक है। अनय को भी कैसे लिखते थे, ऐसे लिखा जाता था अनय, लेकिन ये रा सा पढ़ा जाता था। ये गलती होने के कारण, इसमें ये कमी लगने का अनय को ये रूप दिया गया। ये रूप भी क्या होगा, अमानक, इसकी मान्यता भी क्या होगी, समाप्त हो गई। ध है, जैसे ध को पहले ऐसे लिखते थे ध, लेकिन देखिए जब ध को कोई शब्द बनाते थे धन, अब इसका क्या रूप होगा, घन। आगे ना दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए इसको ऊपर से इसको क्या कर दिया गया, इसके अंदर घुमा के इसकी बनावट दी गई, ऐसे ध, ऊपर से ऐसे घुंडी लगा के इसको ध। अब ये रूप है, इसके ऊपर सिरो रेखा लग भी जाएगी बच्चे से पूरी, तो भी ये ध होगा। घ ऐसे इसके अंदर क्या होता था, घ बन जाता था। तो ये अमानक हो गया, ये मानक। ऐसे ही क्या था, भय को भी ऐसे लिखते थे भय, लेकिन जब इसको भी हम प्रयोग करते थे, जैसे भक्त, सिरो रेखा से कई बार क्या बन जाता था, रेखा में रेखा मिलकर मक्त बन जाता था। तो ये दिक्कत आई, तो इसको दूर करने के लिए इसके भी ऊपर से क्या किया गया, इसको आगे से मोड़ा गया। ये रूप क्या है, अमानक हो गया, इसकी मान्यता भी समाप्त होगी। इसके बाद ये ध्वनि वह लिख दी, वह नहीं है, ये लय है। क्या है ये, लय। अब जो पहले लय बना गया ना, लय को ऊपर से, जो शुरू में लिखा गया ऊपर से लिखा गया था, ऐसे सिरो रेखा से जोड़ा गया था, लय ऐसे बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको खड़ी रेखा से लिखा गया, ये परिवर्तन आया, तो ये रूप भी क्या होगा, अमानक, इसकी मान्यता भी क्या होगी, समाप्त होगी। ये रूप क्या होगा, मानक। आगे स को भी आपने लिखा देखा होगा, ऐसे लिखते थे, स ऊपर से नहीं था, ये रा पढ़ा जाता था कई बार इसको, लेकिन बाद में इसको भी यहाँ से क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसकी बजाय ऐसे ये रा पढ़ा जाता था। लेकिन अब मानक रूप क्या है, ये स है। मैं ध्वनि कुछ और है, जैसे मैं लिखा है, मैं को भी हम क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये नहीं है मैं, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी कंप्लीट क्या है, भरा हुआ है। मैं पूरा कैसे लिखा जाता है, मैं, ये खाली नहीं है। जब हम इनका स्पेस का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है, मैं कंप्लीट। न है, न भी क्या है, ये ऐसे, ये भी कंप्लीट, हम न को ऐसे लिख देते हैं, ये अमानक है, ये क्या है, मानक है। तो इस प्रकार मानक और मानक, जिनका प्रयोग क्या हो गया, बंद हो गया है, जिनका प्रयोग बंद हो गया है, वो ध्वनियां कौन सी होती हैं, अमानक है, इनका प्रयोग, इनकी मान्यता समाप्त होगी, ये रूप क्या है, मानक है। समझ गए। अब जैसे पेपर में आपसे किस तरीके से पूछेगा, इसमें से मानक अमानक में से, अब ऐसे दे दिया, वैसे हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ख, इस तरीके से, जिसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं करते, छ, ध, ऐसे कोई भी शब्द कर देता है, जैसे ऊपर से लय लिख दिया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, ये सारे अमानक रूप हैं। और ये दे दिया भी, इनमें से
मानक रूप का चयन कीजिए। तो अब आंसर क्या है, केवल री है, ए। ये सारे क्या हैं, ए मानक रूप है। यह 3 मानक दे दिया, इनमें से किस वर्ण की मान्यता समाप्त हो गई है? ऐसे कै सही है, ख को क्या पहले तरीके से लिख दिया, झ अण, इनमें से अमानक रूप कौन सा है? तो ख का रूप क्या है? अब ये अमानक है, क्योंकि इसको नीचे से क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया। मानक शुद्ध रूप क्या है? ये रूप थे हमारे मानक और अमानक। आगे देखिए, इसके कुछ और उदाहरण दिए हैं। देवनागरी के अंक लिखे हैं और मानक अंक लिखे हैं। मानक यानी कि पूरे वर्ड में इनकी क्या है, अब मान्यता है। ये रूप क्या है, मानक हैं। ये देवनागरी के हमारे रूप हैं जिनकी मान्यता अब हम समाप्त हो गई है, जिसका हम प्रयोग नहीं करते। ये देवनागरी के अंक यानी कि हिंदी के अंक हैं। ये हिंदी के अंक है। 0 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राचीन पुस्तकों में आप डेट ऑफ बर्थ प्रेमचंद की या अन्य की पढ़ेंगे या पृष्ठ संख्या देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको। लेकिन अब वर्तमान में ये प्रयोग शुरू हो गया है। ये क्या है, हमारे मानक अंक माने जाते हैं। ये देवनागरी के प्राचीन अंक हैं जिसका प्रयोग हम अब नहीं करते। आगे चलते हैं। आगे आ गया भाई वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों का अलग अलग करना। वर्णों को हमने अलग अलग करना। व्याकरणिक दृष्टि से क्या होता है वर्ण विच्छेद? परिभाषा, शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें से भी कई बार पूछ लेता है। जितने भी, जैसे आप कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अंदर देखिए, पहला उदाहरण है पुस्तक। अब हमने इसके अंदर ये देखना, आधा वर्ण भी होता है, मात्रा हर्षो है या दीर्घ है, कौन सी मात्रा है किस वर्ण के बाद, इसको प्रयोग में ध्यान करना था। पै के नीचे हलंत यानी कि इसमें से स्वर निकाल दिया। हर्षो ऊ है, आगे क्या है ऊ। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूज होंगे, सै के आधा है तो इसके बाद स्वर नहीं आएगा। तय के अंदर क्या है ए और कै के अंदर क्या है आ। इस प्रकार वर्णों को, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। किनारा, कै में कौन सी है ई, कै ई। न के आगे क्या है आ, रे के आगे क्या है आ। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको हमने हलंत दिखाना है, यानी कि उनको स्वर रहित दिखाना है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, रै में क्या स्वर है आ, रै प्लस आ। लेकिन सै क्या है, आधा है तो इसके आगे स्वर नहीं आएगा। टे आधा, टे के नीचे क्या है रै, रै में कौन सी मात्रा है, दीर्घ ई की। य और ए, ये क्या बन गया, राष्ट्रीय। प्रार्थना का किया गया, देखिए पै के नीचे क्या है रै, यानी कि पै के नीचे रह। इस चीज का आप ध्यान रखें, जो नीचे वर्ण होता है वो हमेशा पूरा होता है। ये गलती होती है, जो नीचे वर्ण होता है हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। और ऊपर जो वर्ण होता है वो क्या होता है, हमेशा आधा होता है। यानी कि पै के नीचे भी रहे और ऊपर भी रहे, लेकिन दोनों में नीचे वाला पूरा है, ऊपर वाला आधा है। तो इसका मतलब क्या है, पै आधा है और रै पूरा है। पै के बाद स्वर नहीं आएगा, ऐसे शब्द के अंदर गलती होती है। पै के बाद रै आएगा क्योंकि पै आधा है। रै के में स्वर क्या है, ये आ है, स्वर है जो किसका है, रै का है। उसके बाद रै ऊपर वाला आधा है तो उसके बाद स्वर नहीं आएगा। थ में क्या है ए प्लस न प्लस आ, प्रार्थना। अब देखिए श्रीमान का दिया है, सरय का निर्माण किससे होता है, स प्लस रै से सरय बनता है। पहले स आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, स पहले क्या है स के बाद स आधा है, रै पूरा है, तो रै में क्या है ई। श्री में आ है और न में ए, श्रीमान। कंपन, कै के बाद क्या है अनुस्वार। अंग, कै में उसके बाद पै के आगे ए, न के बाद ए। इस तरीके से क्या है वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है, तो इसका नाम क्या होता है, वर्ण विच्छेद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ, एक से अधिक व्यंजन एक साथ गुच्छ जाते हैं, गुच्छ में लिखे जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जब व्यंजनों का एक के साथ सट के लिखा दिया जाता है, इकट्ठा करके लिखा जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, व्यंजन। क्यों और कौन से वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, आधा वर्ण और पूरा वर्ण को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। और व्यंजन गुच्छ जैसे हरास, उदाहरण दिया हरास, स्त्री, लक्ष्य। अब लक्ष्य के अंदर व्यंजन किसका गुच्छ हुआ है, ल आधा कै और से, आधा है तो आधा लिख दो प्लस ये देखिए
कै और स जब मिलकर एक वर्ण बनाते हैं तो इसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। स्त्री के अंदर क्या है, स तो आधा है ही, तय प्लस रै प्लस ई। अब तय और रै मिलकर क्या बना रहे हैं, त्रय। इस तरीके से वर्णों का मिलाना। ह्रास के अंदर देखिए, ह्रास के अंदर है प्लस रा प्लस स या रै प्लस ए लेके, अब है के नीचे रै मिल गया, ह्रास। जब दो व्यंजन मिलकर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो गुच्छ बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन गुच्छ। ये हमारा व्यंजन गुच्छ है। एक है व्यंजन द्वित्व होता है। दोनों में देखिए अंतर बताता हूं। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, इसके अंदर समान नहीं है, इसके अंदर कौन सा मिला, तय और रै अलग है, कै और स अलग है। लेकिन जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन द्वित्व कहते हैं। द्वित्व यानी कि एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग। उदाहरण दिया है दिल्ली, इसके अंदर दिल्ली में आधा लय और पूरा लय। जैसे उदाहरण दिया वित्त, आधा तय और पूरा तय, इसमें लय और लय, इसमें तय और तय। ये क्या होता है, व्यंजन, ये व्यंजन द्वित्व है, ये संयुक्त हो जाते हैं। इन इसमें और व्यंजन गुच्छ में और व्यंजन द्वित्व में अंतर क्या है, जैसे बच्चा है, आधा चय और चय, दिल्ली में लय और लय, वित्त में तय और तय, पक्का में कै और कै। लेकिन इसमें दो भिन्न वर्ण हैं। लक्ष्य में इसके अंदर आपको क्या बताया, त्रय में तय और रै दो भिन्न वर्ण हैं, और व्यंजन द्वित्व के अंदर क्या है, एक ही वर्ण का प्रयोग है, दो बार द्वित्व हुआ है, तो इसको व्यंजन द्वित्व कहते हैं। दोनों में ये अंतर होता है, व्यंजन गुच्छ और व्यंजन द्वित्व। तो ये हमारी वर्ण वाली यूनिट कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।